जैसा कि आप सभी को बोर्ड पे दिख ही रहा है, ये आज हमारी वीडियो का फोर्थ पार्ट और लास्ट पार्ट है। और आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। संविधान सभा के कामकाज की शैली, कार्यविधि, राष्ट्रीय आंदोलनों की विरासत, संस्थागत व्यवस्थाएं और एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है बट एक क्वेश्चन ज़रूर है कि क्या भारतीय संविधान उधार का पुंज है या नहीं। हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के अंदर बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कशन किए हैं। आप वहां पे जाइए, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप सारे पार्ट्स देखिए। और आज जो फोर्थ पार्ट है उसमें बहुत अच्छी नॉलेज आपको मिलेगी, तो आप इसका भी लुत्फ उठाइए। तो इन सभी टॉपिक्स को अब हम एक एक करके करते हैं। तो आइए चलते हैं एक एक टॉपिक को पढ़ने की तरफ। मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड बाबा में। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर और ये फोर्थ पार्ट है। पहले बिंदु को हम बहुत अच्छे से समझते हैं। लिखता क्या है, संविधान सभा के कामकाज की शैली। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम चैप्टर के एक एक टॉपिक को बहुत ही आसान तरीके से क्लासिफाई करके पढ़ रहे हैं, जिससे आपको भी आसानी होगी और समझने में भी आसानी होगी। तो इस टॉपिक में क्या बता रहा है, टॉपिक में कह रहा है कि जो संविधान सभा है उसके कामकाज का तरीका क्या था। शैली मतलब होता है तरीका। तो संविधान सभा में बैठे हुए लोग का काम करने का तरीका क्या था। तो मैंने इस टॉपिक में जो पैराग्राफ्स हैं उसको एक सब हेडिंग में क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया है, जो आपके लिए भी बहुत आसान हो जाएगा समझने में। पहली मैंने सब हेडिंग बनाई है, प्रतिनिधि परक होना व देश हित में विचार करना। मतलब दुनिया का कोई भी संविधान हो, कोई भी देश उसका निर्माण कर रहा हो, उसका सबसे बेसिक आधार क्या है कि उस संविधान के निर्माण के समय में जो भी संविधान बनाने में शामिल हैं वो लगभग सभी समाज के होने चाहिए, ताकि जब संविधान का निर्माण हो रहा हो तो समस्त समाज के लोग अपनी बात रख सके, समस्त समाज के विचार उस सभा के सामने आ सके। बट एक बात ये भी देखी जाती है, मान लो संविधान सभा के अंदर सभी विचारों के लोग बैठे हुए हैं, परंतु एक गलती ये हो रही है कि जो जिस समाज से आया है वो केवल अपने ही समाज की बात कर रहा है, अन्य समाज की तरफ कोई ध्यान दे ही नहीं रहा। उसका मानना यह है कि इस संविधान सभा का प्रयोग करते हुए मैं अपने समाज का हित कर दूं, अपने समाज को अग्रणी बना दूं। तो ऐसा प्रतिनिधि परक संविधान सभा होने का भी कोई फायदा नहीं। तो यहां प्रतिनिधि परक होने का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। एक अर्थ तो निकलता है कि सारे प्रतिनिधि होने चाहिए, पर जब संविधान निर्माण की बात में यह विचार आ जाए कि वो बैठकर केवल अपने समाज का प्रतिनिधित्व करने लग जाए तो ये किसी भी संविधान के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं होगा। पर अगर हम अपने भारत देश की बात करें तो हमारे जो संविधान सभा थी उसके अंदर लगभग 80% लोग कांग्रेस के थे। 80% लोग लगभग कांग्रेस के थे। तो क्या हमारे देश की संविधान सभा प्रतिनिधि परक नहीं थी? ये विचार करने वाली बात है कि उस समय जब संविधान सभा में कांग्रेस के ज्यादा से ज्यादा सदस्य मौजूद थे तो इस पार्टी के अंदर सभी विचार और सभी समाज के लोग थे। भले ही संविधान सभा के अंदर एक पार्टी ने ज्यादा से ज्यादा अपने सदस्य बैठा रखे थे, पर वो जो सदस्य बैठे थे वो सभी के सभी सदस्य अलग अलग विचारधाराओं के थे, अलग अलग समाज के थे। इससे भी यह बात साफ होती है कि प्रतिनिधि परक होने का शाब्दिक अर्थ ये समझ में आता है कि जो बैठा हो वो अपने समाज का प्रतिनिधित्व तो करता हो, परंतु जब निर्माण की बात आए, संविधान की कल्पना की बात आए, तो वो अपने समाज से ज्यादा बड़ा हित किसका सोचे, देश हित को सोचे।
क्यों सोचे? क्या समाज देश से अलग है? क्या वो समाज अगर केवल अपना विकास कर ले तो क्या उससे देश का विकास हो जाएगा? पर अगर देश का विकास होगा तो समाज का भी विकास होगा ही होगा। इसी सोच को लेकर संविधान सभा में सदस्य बैठे हुए थे और सोच क्या बोलती थी कि हम अपने विचारों के साथ साथ, अपने विचारों के पक्ष के साथ साथ, अपने समाज के पक्ष के साथ साथ राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानते हैं, देश हित को सर्वोपरि मानते हैं। तो इनके कामकाज की शैली कैसी हुई? अपने समाज, अपने विचारों के पक्ष में होने के बावजूद भी इन लोगों ने देश हित में अपना कार्य किया। दूसरा बिंदु, मतभेदों के बावजूद भी सकारात्मक वाद विवाद। मतभेद मतलब डिस्प्यूट्स हो गए। अब एक सीधी सी बात है, हम किसी चीज का प्लान बनाएं, मान लो हमें संडे कोई वेकेशन पे जाना है और 4-5 दोस्त हैं, वो और क्या कर रहे हैं, एक प्लान बना रहे हैं। सब लोग अलग अलग कहेंगे, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, ये खा लेते हैं, वो भी पी लेते हैं, ऐसे ऐसे करके काफ़ी डिस्प्यूट्स हो जाएंगे। तो सोचो, एक छोटी सी प्लानिंग इतने सारे डिस्प्यूट्स पैदा कर सकती है। तो हमारा संविधान जो पूरा देश चला रहा है, तो क्या वो विवादों से इतर थी? क्या वहां पे कोई विवाद नहीं हुआ? क्या वहां पे कोई भी नोक झोंक नहीं हुई? हुई, पर एक तरीके वाली नोक झोंक, हमारी जैसी नहीं कि सामने वाले ने मेरी बात नहीं मानी तो 2 चाटे चेक कर दिए उसके ऊपर, ऐसा नहीं। एक तर्कपूर्ण बात। कैसे? मतभेदों के बावजूद भी, जैसे मतभेद कैसे? क्या संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाना चाहिए? क्या न्यायपालिका को संसद से ज्यादा ताकतवर बनाना चाहिए? क्या केंद्र को ज्यादा शक्ति देनी चाहिए या राज्य को शक्ति देनी चाहिए? क्या ग्राम पंचायत या स्थानीय स्वशासन अभी लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जम्मू कश्मीर की धारा 370 को आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं चाहिए? अल्पसंख्यकों का आरक्षण आगे बढ़ाना चाहिए नहीं बढ़ाना चाहिए? ऐसे कई मुद्दे जिस पे संविधान सभा में बैठा प्रत्येक सदस्य अपना पक्ष रखता था। पर इतने सारे विवादास्पद मुद्दों के बावजूद भी एक मुद्दा ऐसा भी था जिस पे कोई विवाद ही नहीं हुआ। एक अचंभित बात है, जहां 250, 300, 400 लोग बैठे हों और वहां ऐसे भी मुद्दे मिल जाएं जिस पे कोई विवाद ही ना हुआ। तो वो था मुद्दा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। जब ये टॉपिक रखा गया संविधान सभा में तो सभी ने इस पर कोई विवाद नहीं किया। सभी ने हाथ खड़े करके सर्वसम्मति से बोला कि हाँ, इस पर कोई विवाद करने की खास आवश्यकता नहीं नजर आती। 21 साल की उम्र के ऊपर हर व्यक्ति को धर्म, जात, लिंग, रंग, रूप, समाज, जाति के भेद से इतर मानते हुए, अलग मानते हुए वोट देने का अधिकार दिया गया। इससे एक बात साबित हुई कि हमारे देश के अंदर ये बात पहले से ही जाहिर थी, संविधान की सोच से पहले ही जाहिर थी कि जिस दिन हमारा देश आजाद होगा तो ये मुद्दा सर्वसम्मत ही रहेगा, इस पे कोई विवाद रहेगा ही। पर कई सारे मुद्दे ऐसे रहे जहां पे विचारधाराओं को लेकर विवाद हुए हैं। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान रखना, आज के समय में जब कोई बिल पास होता है या आज के समय में जब कोई कानून बनता है तो सरकारें क्या करती हैं, उस पे बहुमत ले लेती हैं और उसको पास करवा देती हैं। मतलब क्या है, अगर एक पार्टी के पास लोकसभा में 280 के आसपास सीटें हैं, राज्यसभा के अंदर 140 के आसपास, 130 के आसपास सीटें, तो वो बहुमत में,
और अगर ऐसी पार्टी दोनों जगह बहुमत में है तो वो आराम से किसी भी कानून को बना दे। उसे विपक्षी पार्टियों से ज़्यादा विचार विमर्श करने की कोई खास आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि उसके पास बहुमत है। ऐसा ही कुछ माहौल देश में है भी कि भाई जो भी सत्ताधारी दल हैं वो अपने बहुमत का प्रयोग कर रहे हैं और जल्द से जल्द चीज़ों में बदलाव कर रहे हैं। ये आपने भी अनुभव किया होगा। पर अगर हम आज से 75 साल पीछे जाएं तो शायद सोच दूसरी दिखाई देती। सोच ऐसी दिखाई देती है, उस समय ये सीधा और शाब्दिक अर्थों में कह दिया गया था कि हम किसी भी मुद्दे को बहुमत के आधार पर पास करने पर समर्थन नहीं देते, क्योंकि ये निर्माण किसी हौड़ को नहीं दिखा रहा कि हम जो बात कह रहे हैं वो सही है और हमारी पार्टी के पास बहुमत है तो हम अपनी बात को सही मानते हुए कानून बना देंगे। ऐसा नहीं मानते थे। उनका मानना था कि कोई भी कानून, कोई भी बात जो संवैधानिक तौर पे लिखित होगी उसको सर्वसम्मति से माना जाएगा, सभी से विचार किया जाएगा, सभी की बातें पूछी जाएंगी, तब जाके फाइनल डिसीजन। तीसरा हेडिंग, तो तीसरा बिंदु हमारा क्या है? सार्वजनिक हित को ध्यान में रखकर विचारों पर तर्क देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है ये। अब संविधान सभा में जितने भी लोग थे, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, राजेंद्र प्रसाद, अंबेडकर, सरदार पटेल और भी बहुत से गणमान्य लोग, अब सब लोग अपने अपने विचारों को तो बड़ा मानते ही मानते हैं, हम भी मानते हैं भाई, इसमें कोई दो राय नहीं। पर बड़प्पन तब ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि जब हम अपने ही विचारों के लिए किसी और से पक्ष मांगे, किसी और से पूछें। यही शैली संविधान सभा में भी थी कि भले ही संविधान सभा के अंदर बैठे हुए लोग बहुत बड़े विचारक रहे हों, परंतु फिर भी जब वो किसी मुद्दे पे तर्क वितर्क करते थे तो वो अपने विचारों पर भी किसी न किसी से पक्ष मांगते थे। इससे ये बात साफ होती है कि संविधान निर्माण बनाने को लेकर प्रतिनिधि परक होना, देश हित के बारे में सोचना, सब मुद्दों पे विवाद ना करना और अपने विचारों को सर्वोपरि तो मानना, पर अपने विचारों पर किसी से पक्ष भी मांगना। और साथ ही साथ हमें कहीं ना कहीं इन बातों को ध्यान देना चाहिए कि कोई भी कार्य अगर हम सार्वजनिक हित के लिए कर रहे हैं, वही बात देश हित के लिए कर रहे हैं, समाज हित के लिए कर रहे हैं, तो संविधान पूर्ण रूप से ऐसा निर्मित होगा जो देश हित में ही होगा। तो हमारी संविधान सभा में बैठे सदस्यों का हमें सलाम करना चाहिए कि उन्होंने हमें भविष्य का एक ऐसा कानून दिया जो आज भी हमारे देश को संजोए हुए है और तालमेल में और अखंड बनाए हुए हैं। तो ये टॉपिक भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो अब हमारा टॉपिक है कार्यविधि नाम से। तो कार्यविधि का टॉपिक बहुत सरल है, जिसमें ये बताया गया कि कार्य कैसे किया गया। तो भारत के संविधान के निर्माण में मुख्य रूप से 8 समितियां काम कर रही थी। कितनी समितियां काम कर रही थी? 8। जिन 8 समितियों में जवाहरलाल नेहरू, 8 समितियों में जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद, B.R. अंबेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये 4 ऐसे सदस्य हैं जो इन 8 समितियों के कहीं ना कहीं अध्यक्ष थे।
और इन सभी सदस्यों में विचारों में मतभेद है। सोच सकते हो, जो लोग एक दूसरे के विचारों का समर्थन ना करते हो वो लोग आपस में बैठ के देश का संविधान और भविष्य तय कर देते हैं। तो यही तो भारतीय संविधान की एक बहुत ही गौरवमय गाथा है। अगर बात करें बी आर अम्बेडकर की, तो बी आर अम्बेडकर कांग्रेस के ही खिलाफ थे और बी आर अम्बेडकर गांधी के खिलाफ भी थे। किस मुद्दे को लेकर? एससी एसटी के आरक्षण के मुद्दे को लेकर। कई बार नेहरू के बीच में और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बीच में विचारों में मतभेद हो जाते थे, विवाद हो जाते थे। तो ऐसा नहीं है कि ये सारे लोग विभिन्न विचारधाराओं के होने के बावजूद एक अच्छा संविधान नहीं बना रहे थे। अच्छा संविधान बनाया है, क्योंकि जब भी ये अपनी समितियों में बैठ के विचार करते थे तो कई बार मतभेद होते थे, पर उन मतभेदों को सार्वजनिक हित ध्यान में रखकर, ये बात मैं आपको हर टॉपिक में लगभग कह रहा हूं, सार्वजनिक हित, समाज हित, देश हित की जब बात आती है तो निजी विचार पीछे रह जाते हैं और राष्ट्र विचार को सर्वोपरि माना जाता। तो इस कार्यविधि के अंदर इसी बात को समझाया गया है कि संविधान सभा की काफी सारी समितियों में ये सारे अध्यक्ष के पद पे बैठे थे और आपस में कई मतभेद थे, पर फिर भी इन्होंने सार्वजनिक हित को, देश हित को ध्यान में रखते हुए ही कार्य किया। और इनकी मेहनत से ही, इनके प्रयासों से ही संविधान का प्रारूप तैयार हुआ, जिस पर संविधान सभा ने आगे चलकर क्या करी? बहस करी। और इस बहस के बाद हमारा संविधान कब बनकर तैयार हो गया? 2 साल 11 महीने 18 दिन, जिसमें कितने दिनों तक बैठक चली है? तो बैठक चली है 166 डेज तक। तो बात समझ में आई? तो हमारा संविधान कितने समय में बना है? 2 साल 11 महीने 18 दिन। कितने दिनों तक बैठकें चली हैं? 166 दिनों तक बैठकें चली। तो इस टॉपिक में बहुत छोटी सी बात थी, आसान बात थी, आपको समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, राष्ट्रीय आंदोलनों की विरासत। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत की जो संविधान सभा है वो विविधता से भरी हुई थी। विविधता से भरा हुआ मतलब बहुत सारे अलग अलग विचारों के लोग थे। इतने अलग विचारों के लोग अगर एक साथ होंगे तो शायद कोई काम पूर्ण रूप से संपन्न नहीं हो पाएगा, परंतु फिर भी हमारी संविधान सभा में जितने भी सदस्य थे उन्होंने हमारे संविधान में क्या होना चाहिए ये बात पहले ही तय कर ली थी। वो भी चीजें कैसे उन्होंने तय करी थी? राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान। मतलब एक सीधी सी बात, सामने वाला जो गलती करता है हम उसी की गलतियों को सुधारते हुए आगे के जीवन के आदर्श तय करते हैं। तो हमारे ऊपर ब्रिटिशों ने गुलामी की थी, तो ब्रिटिश को हमने भगाया क्यों? एक सवाल ये भी है। अब हम किसी को भी हटाते क्यों हैं? जब हमें उसका सत्ता या उसका शासन या उसका एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम है वो अच्छा नहीं लगता, वरन हमें ब्रिटिश को भगाने की क्या जरूरत थी? अगर वो अच्छे से प्रशासन चला रहे होते, हमारे लोगों की मांगे पूरी कर रहे होते, तो शायद हमारा देश ब्रिटिश से आज तक आज़ाद होता ही नहीं, क्योंकि तब हमें आज़ादी की कोई खास ज़रूरत होती भी नहीं। परंतु ब्रिटिशों ने कुछ गलत किया और वही चीज़ हमारे आंदोलनों का आधार बना कि भाई इन चीज़ों को सुधारना है, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। हम जब आज़ाद होंगे देश में तो देश में ऐसा नियम बनाएंगे। तो भले ही संविधान सभा में बैठे हुए सारे लोग अलग अलग विचारों के हों, परंतु उन्होंने संविधान को निर्मित करने से पहले ही ये मोटिव बना लिया था अपने दिमाग के अंदर कि हम जिस दिन आज़ाद होंगे उस दिन हम करेंगे क्या। जैसे हमारे अपने देश में सभी को अधिकार देना चाहिए, शासन कैसा होना चाहिए, धार्मिक जो विवाद उत्पन्न हो जाते हैं उसको कैसे सॉल्व करना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की छवि कैसी होनी चाहिए, समाज के निचले स्तर का विकास कैसे होना चाहिए, भेदभाव कैसे समाप्त होना चाहिए, ये सारी बातें हमने राष्ट्रीय आंदोलनों के दौरान ही कर ली थी। इसीलिए संविधान सभा में भले ही विचारों का मतभेद हो, परंतु संविधान एक अच्छी और सुस्पष्ट तरीके से निर्मित हो गया।
दूसरे पैराग्राफ में लिखा है 1946 का जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव ने भी अहम भूमिका निभाई थी। हमारे संविधान को बनाने से पहले एक बात तो है कि कोई भी काम को करने से पहले उसका उद्देश्य निर्धारित होना चाहिए। जैसे कि हम आपके सामने प्रस्तुत हैं, आप हमारे सामने प्रस्तुत हो, तो इसका मोटिव क्या है? हम आपको कुछ सिखाना चाहते हैं और आप हमसे कुछ सीखना चाहते हैं, और शायद ये कड़ी, सीख की जो कड़ी है वो हम और आप दोनों को बांध देती है। सेम यही बात जब हमें अपना निर्माण करना था संविधान का, तो हमारे अपने संविधान को निर्माण करने से पहले कुछ उद्देश्य तो होने चाहिए ना। बिना उद्देश्यों के हम अपने संविधान की राह कैसे तय करें? तो वो चीज हमने राष्ट्रीय आंदोलनों के दौरान ही समझ ली थी कि हमें अपने संविधान में करना क्या है, और उसी चीज की रूपरेखा जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में एक प्रस्ताव के साथ सभी के सामने रखी। कब रखी? तो 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को। इस उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर भावी भविष्य के संविधान की कुछ कल्पनाएं रखी गई, जैसे समानता, स्वतंत्रता, एकता, न्याय, संप्रभुता, लोकतंत्र, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता, अखंडता। ऐसे विचार पहले ही रख दिए गए ताकि जब हम अपना संविधान बनाएंगे तो इन उद्देश्यों को पूरा करते हुए ही सर्वसम्मति से बनाने का प्रयास करें। तो राष्ट्रीय आंदोलन आगे के भविष्य को बताता है। जैसे आज क्या किया गया कार्य भविष्य का संचय करता है, वैसे ही आंदोलन से उपजी जो विचार थे उन्होंने ही भारतीय संविधान के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। तो ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट था और अच्छे से आपको क्लियर हुआ है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अब हमारा टॉपिक है संस्थागत व्यवस्थाएं। इसमें हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करनी है, और बात क्या है कि हमारे संविधान को प्रभावी बनाने के कौन कौन से तरीके रहे। हालांकि इस पे हमने बात चैप्टर के और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स में की है, पर इस चैप्टर का एंड टॉपिक है तो इसमें और भी अच्छे से हम पढ़ेंगे। तो क्या कहते हैं, संस्थाओं का संतुलन में रहना। ऑब्वियस सी बात है ना, अगर आप कोई देश की व्यवस्था बना रहे हो, उसमें अलग अलग संस्थाएं बना रहे हो, और अगर उन संस्थाओं को संतुलन में रखेंगे तभी तो सारी संस्था एक दूसरे से कोरिलेट करेंगी, एक दूसरे को बैलेंस करेंगी, तभी वो देश सारी संस्थाओं के साथ कोरिलेट करते हुए आगे बढ़ पाएगा। जैसे हमने अपने देश के संविधान के अंदर विधायिका बनाई, कार्यपालिका बनाई, न्यायपालिका बनाई, तीनों चीजें बनाई, और तीनों को संतुलन में भी रखा है। पूरी पावर ना तो विधायिका के पास है, ना कार्यपालिका के पास है, ना न्यायपालिका के पास है। सबको शक्तियों का भी बंटवारा है, अधिकारों का बंटवारा है, कार्यों का बंटवारा है, और एक दूसरे को ये कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट भी करती हैं कि भाई विधायिका अगर जबरदस्ती कोई काम करने की कोशिश करे तो कार्यपालिका रोक देगी या न्यायपालिका रोक देगी, ऐसा कुछ। दूसरी बात क्या लिख रहे हैं, सरकार लोकतांत्रिक हो। ऑब्वियस सी बात है, जब देश का संविधान बनाया जाता है तो उस देश के संविधान में इस बात को मेंशन भी किया जाना चाहिए कि हमारा देश, हमारी सरकारें लोकतांत्रिक होगी। देश लोकतांत्रिक है ये तो समझ में आता है, सरकार लोकतांत्रिक होनी चाहिए, इसका क्या मतलब? तो क्या कहते हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था हमारे देश के अंदर। मतलब संसद का मतलब क्या है? लोकसभा, राज्यसभा। मतलब हमारे देश के अंदर से सभी लोग आएंगे तभी तो लोकतंत्र नजर आएगा। संघात्मक, संघात्मक मतलब होता है, संघ मतलब होता है ग्रुप। तो हमारे देश में क्या है, एक होगी सेंटर की सरकार और बाकी सारी स्टेट सरकार, और सेंटर की सरकार और स्टेट की सरकार दोनों मिलकर काम करेंगी, तभी तो सबको शासन करने का मौका मिलेगा, तभी तो हम कहेंगे कि ये लोकतंत्र है। विधायिका और कार्यपालिकाएं बनाई गई हैं जो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, कंट्रोल कर रही हैं। विधायिकाओं में भी सदस्य आते हैं, कार्यपालिकाओं में भी सदस्य आते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का वितरण है। अर्थात हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं संविधान को प्रभावी बनाने के लिए
विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जैसी संस्थाओं का विभाजन होना जरूरी है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं लोकतंत्र का चरित्र होना बहुत जरूरी है, शक्तियों का विभाजन होना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ इस टॉपिक में एक बहुत अहम चीज लिखी गई है। कई बार आपने सुना भी हो सकता है आपने अपनी क्लास में पढ़ा हो, और अगर आप 11th पास आउट हो तो इस बात के बारे में चर्चा तो की ही होगी कि क्या भारतीय संविधान उदार है। कई बार ये प्रश्न आपके 11th के फाइनल एग्जाम में भी आता है कि भारतीय संविधान उधार का थैला है, उधार का पुंज है, ऐसे करके। तो कई डिबेट हो जाती है इस पे कि कई सारे लोग कह देते हैं कि भाई ये हाँ उधार है, और कई लोग कहते हैं कि नहीं है। तो हम इसको एक अच्छी तरीके से वाद विवाद को समझेंगे कि आखिर हम इसको पक्ष में बोलें कि उधार है या विपक्ष में बोलें कि उधार नहीं है। तो ये टॉपिक्स तो आपको समझ में आए हैं। इसी टॉपिक का जो आखिरी उधार वाला जो स्थिति है वो हम अब अच्छे से समझते हैं। हम एक बहुत बड़ी डिबेट की तरफ चल रहे हैं, और क्या है कि भारतीय संविधान उधार का पुंज है या नहीं। एक बात खुद से हम इमेजिन करके देखते हैं, हम एक भारतीय नागरिक होने के नाते क्या स्वयं से ये मानेंगे क्या भारतीय संविधान उधार है? मैं श्योर हूं कि जितने लोगों से मैं प्रश्न पूछ रहा हूं वो इस बात के लिए तो इंश्योर होंगे कि हम ये मानते ही नहीं है कि भारतीय संविधान उधार हो सकता है। क्यों उधार होगा भाई? भारत का संविधान है, हम उसको उधार क्यों माने? ऐसी ही एक बहस चलती है। तो कुछ लोग इसके पक्ष में होते हैं, कुछ लोग इसके विपक्ष में होते हैं। तो हम भारतीय संविधान उधार है या नहीं, तो हम कहेंगे नहीं, हम विपक्ष में हैं। हम क्यों मान लें कि भारतीय संविधान उधार है? हम स्टेटमेंट दे सकते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू ने इस पर स्वयं स्टेटमेंट दी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्वयं जवाहरलाल नेहरू की स्टेटमेंट्स हैं। स्वयं अंबेडकर ने इस पर स्टेटमेंट दी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अंबेडकर कह रहे हैं। जब संविधान सभा के निर्माणाधीन लोगों ये नहीं मानते कि संविधान उधार है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि भारतीय संविधान उधार है? तो जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं? कहते हैं कि कोई भी जो नया देश होता है ना, वो अपने आप से अपना संविधान बना ही नहीं सकता। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, हम जब छोटे होते हैं तो क्या हम अपने आप से अपना भविष्य डिसाइड कर लेते हैं? अपने आप से आगे की जिंदगी डिसाइड कर लेते हैं? हमारे मदर फादर का कोई रोल नहीं होता, सोसाइटी का कोई रोल नहीं होता। होता है। हमारे माँ बाप, हमारी सोसाइटी हमें वो अनुभव देते हैं कि बेटा ऐसा नहीं, ऐसा करो, ऐसा नहीं, ऐसा करो, ऐसे करोगे तो ये होगा, ऐसे करोगे तो वो होगा। तो अनुभव, और हम सीखते भी हैं। सेम जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा कि अगर दुनिया में कोई देश नया आजाद होता है, नया स्वतंत्र होता है, और वो नया संविधान बनाने की कोशिश करता है, तो वो अपने आप से नहीं बना सकता। और अगर वो एक अच्छा संविधान बनाना चाहता है तो दुनिया के अन्य देशों का अनुभव लेने में कोई हिचकिचाहट उसको नहीं होनी चाहिए। हिचकिचाहट क्यों हो भाई? सीखते हैं लोग। हम अपने इतिहास में जो भी कुछ घटा है उसी से तो सीखेंगे। तो हमसे पहले दुनिया ने जिस भी देश ने संविधान बनाया था, हमने उन देशों के संविधानों का अध्ययन किया, और ये बात रोचक है कि हमने लगभग 60+ संविधानों का अध्ययन किया है, तब जाके हमारा एक भारत का संविधान तैयार हुआ। तो एक बहुत बड़ी बात। अंबेडकर का क्या कथन रहा? अंबेडकर जी के कथन अनुसार आज अंबेडकर जयंती भी है और अंबेडकर जी की बात भी हम कर रहे हैं। तो अंबेडकर के कथन के अनुसार इन्होंने कहा, इन्होंने तो खुलकर बोल दिया कि हाँ भारतीय संविधान उधार, मान लो भारतीय संविधान उधार, पर इन्होंने कहा कि हमने जो चीज ली है ना, वो हमने डिट्टो नहीं ले ली है, एज इट इज नहीं उतार दी है। कि कोई ये कह दे कि आपने अपनी तरफ से कोई मेहनत ही ना की और हमने अपने किसी दूसरे देश का उठाया और डाल दिया। नहीं, हमने अपने देश की सिचुएशंस को देखकर, अपने देश के हालातों को देखकर जो भी कुछ दुनिया से लिया उसमें कुछ बदलाव किया है, जस के तस नहीं लिखा है। इसलिए हम नहीं मानेंगे कि हमने कोई चीज उधार ली। हमने प्रयत्नशील तरीके से भारत का संविधान तैयार किया। अब एक नजर उन चीजों पर भी कि हमने दुनिया के संविधानों से क्या क्या लिया। तो डायरेक्ट देख लेते हैं, ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
जैसे ब्रिटिश संविधान से देखें तो सर्वाधिक मत से जीत की प्रणाली, मतलब चुनाव में जिस भी उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो जीत जाता है। सरकार का संसदीय स्वरूप, संसदीय मतलब लोकसभा राज्यसभा होगी। कानून का निर्माण, देश में जो कानून बनते हैं वो कैसे होगा। विधायिका के अध्यक्ष का पद और उसकी भूमिका, मतलब लोकसभा के अंदर जो स्पीकर होते हैं और राज्यसभा के अंदर सभापति। कानून निर्माण की विधि, अब कानून बनेगा कैसे, इस बात का पूरा प्रोसेस यहाँ से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व, मतलब राज्यों को कुछ निर्देश दिए गए संविधान के द्वारा। फ्रांस का संविधान स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की विचारधारा ली गई है। अमेरिका का संविधान मौलिक अधिकार, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, याद रखना भी, ये अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन, इसके बारे में चर्चा जब चैप्टर आएंगे न्यायपालिका का चैप्टर तो उस पर बहुत अच्छे से करेंगे। कनाडा के संविधान से अर्धसंघात्मक स्वरूप लिया गया है, अवशिष्ट शक्तियाँ ली गई हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने भले ही दूसरे देशों से ली हैं, पर जैसे क्यों तैसा उतारा नहीं, और अनुभव लेने में कोई हिचकिचाहट भी नहीं होनी चाहिए। इस वीडियो के साथ ये जो पूरा चैप्टर है आपका क्लियर हुआ है, और मैं आशा करूँगा कि आपको इस चैप्टर की कोई भी क्वेरीज हो, पिन आउट भी हो, तो भी आप कमेंट में लिखकर वो क्वेश्चंस कर सकते हैं। हम आपको उस क्वेश्चंस का जवाब जल्द से जल्द देने का प्रयास करेंगे, और जितना भी इजी हो सकता है मैंने आपको इजी से इजी वे में सिखाया है। तो इसके साथ ही चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ।